आप सभी को नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर आप सबका हमारा इस YouTube चैनल सक्सेस विद शिशिर में। इस चैनल के माध्यम से हम लोग लुसेंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। लुसेंट हिस्ट्री के पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से गुप्त वंश जो है वो लगभग संपूर्ण भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया हुआ था और उसके बाद के जो शासक हुए लगभग 550 ईस्वी के आसपास वो कमज़ोर शासक सिद्ध हुए और उधर हुनों का आक्रमण जो है वो बहुत अधिक बढ़ता चला गया था, जिसके कारण कि गुप्त वंश लगभग समाप्त हो गया था। तो आज हम गुप्तोत्तर काल पढ़ेंगे, यानी गुप्त वंश के बाद के क्या शासक हुए या बाद की क्या स्थिति हुई, और इस कहानी को एक दूसरे से जोड़कर कोरिलेट करके पढ़ेंगे तो मैं आप लोगों को समझ में भी आएगा और पढ़ने में याद करने में सुविधा होगी। तो मैं पहले आइए आपको एक रोचक कहानी की तरफ बता देता हूं, फिर आपके जो लुसेंट बुक है उससे मैं डिस्कस करवाऊंगा। तो आज का जो हमारा ये क्लास है वो गुप्तोत्तर काल है और इसके साथ ही साथ जो दक्षिण भारत में संगम काल चल रहा था इस पर भी हम लोग फोकस करेंगे आज के क्लास में। तो सबसे बड़ी बात है कि जब गुप्त वंश अपने चरम पर था तो उस समय में लगभग संपूर्ण भारत पर जो है वो उनका आधिपत्य था। तो गुप्त काल के जो बाद में जो जब हुनों का शासन होने लगा तो गुप्त काल का जो लगभग जब खत्म हो गया स्थिति, तब जो है छोटे छोटे राजवंश, जैसे मैंने मौर्य काल में हम लोगों ने देखा था कि मौर्य वंश के पतन के बाद छोटे छोटे राजवंश जो है जगह जगह अपना विकास कर रहे थे, उसी तरह से गुप्त वंश के बाद जो है वो छोटे छोटे राज्य जो है भारत में विभिन्न जगहों पर अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर रहे थे। उन्हीं स्वतंत्र राज्यों में छोटे छोटे जगहों में देखिए, जैसे कि यहाँ पर हो गया आपका पुष्यभूति वंश, ये आपका क्षेत्र पड़ता है पंजाब हरियाणा, हरियाणा जो कुरुक्षेत्र है उस क्षेत्र में, वहाँ थानेश्वर के पास जो है वहां पुष्यभूति वंश जो है वो अपना आधिपत्य स्थापित कर रहा था। और ये लोग थे कौन? ये लोग जो है मेन रूप से गुप्त काल के गुप्त वंश के ही सामंत थे, लेकिन दरअसल गुप्त जो है वो कमजोर हो गया था, तो ये लोग जो है अपना अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए। यहां पर हो गया पुष्यभूति वंश, दूसरा हो गया ये मौखरी वंश, तीसरा इधर जो है असम के पास देखिएगा कामरूप, यहाँ पर एक अलग राज्य स्थापित कर दिया था। इधर जो है बंगाल के पास ये गौड़ वंश एक अलग अपना जो है स्वतंत्र राज्य स्थापित कर दिया था। इधर जो है ये मालवा के पास ये अपना अलग राज्य स्थापित कर दिया था। ये अभी हम लोग उत्तर भारत में चल रहे हैं कि गुप्त के काल के बाद की क्या स्थिति है। तो गुप्त काल के बाद जो है ये छोटे छोटे राज्य जो आपको नक्शा पर मैंने दिखाया था, मैं बता रहा हूं कि अगर आप एक नक्शे पर बना करके पढ़ते हैं इसको भी साइंस के तरह, तो हिस्ट्री पढ़ने में रुचि जगेगी, आपकी इंटरेस्ट आएगा। ये देखिए, ये हमारा भारत का नक्शा मैंने बनाया है और भारत के नक्शे पर जो है विभिन्न राज्यों को जो है जो छोटे छोटे राज्य है इसको मैंने दर्शाने का प्रयास किया हुआ है ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। और मैं कहानी की तरह भी आपको बताऊंगा, उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव है वो हम लोग अपने लुसेंट के बुक से कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए, ये 5-6 राजवंश जो है ये मेन रूप से ये उभर कर सामने आए थे गुप्त काल के बाद। अब गुप्त काल के बाद की स्थिति क्या हो गई कि इस 5-6 वंश में सबसे ज्यादा जो है प्रचलित हो गया पुष्यभूति वंश, या उसको वर्धन वंश भी कहते हैं। तो आखिर इसके पीछे का क्या कारण था? दरअसल ये थानेश्वर के पास जो था, इसके थानेश्वर के पास जो अभी वर्तमान में कुरुक्षेत्र हरियाणा पंजाब का जो क्षेत्र है, पहले पंजाब था अभी हरियाणा कुरुक्षेत्र में है, हरियाणा में है, उसमें पुष्यभूति वंश का शासन था। तो ये पुष्यभूति जो है वो यहाँ राजा हो गए, इन्होंने गुप्त काल से वो स्वतंत्र हो गए, ये इसी के गुप्त के जो है वो सामंत थे, इससे ये स्वतंत्र होकर के अपने आप को जो है एक राजा घोषित किया और ये यहाँ पर अपना विधि व्यवस्था चलाने लगा, धीरे 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 अपना चलाने लगा। लेकिन इसी के बाद के उत्तराधिकारी आए एक प्रभाकर वर्धन। दरअसल होता क्या है कि इतिहास में जो छोटे छोटे कार्य करते हैं उसको लोग महत्व नहीं दिया जाता है, इतिहास उन्हीं का लिखा जाता है जो कुछ अलग या विशिष्ट करते हैं, उन्हीं का इतिहास लिखा जाता है। तो ये आए प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन को जो है वो 2 लड़का 1 लड़की था, एक कहानी की तरह समझिए, आप भी अपने बच्चों को इस तरह से बता सकते हैं। ये प्रभाकर वर्धन है, इसके 2 बेटे थे, एक राजवर्धन एक हर्षवर्धन और एक बेटी थी राजश्री। राजश्री बेटी जो है इसका विवाह इन्होंने गृहवर्मन से कर दिया है। इतिहास में यह है कि अपने राज्य विस्तार के लिए लोग जो है राजा वैवाहिक संबंध दूसरे राज्य से स्थापित करते थे ताकि हमारा राज्य का और विस्तार हो सके। तो ये जो है यहाँ इसके बगल में था कौन सा, ये था आपका मौखरी वंश। मौखरी वंश का राजकुमार था गृहवर्मन।
तो इन्होंने क्या किया, प्रभाकर वर्धन ने, जो पुष्यभूति वंश के थे, इन्होंने अपनी पुत्री राजश्री का विवाह कर दिया गृहवर्मन से। अब गृहवर्मन से जब विवाह कर दिया तो यहां से यहां तक इसका जो है वैवाहिक संबंध स्थापित होने के कारण ये लगभग जो है मतलब कि एक ही समझिए मतलब आपस में उन लोगों का जो है संबंध स्थापित हो गया। और ये कन्नौज, ये मखोरी वंश का राजधानी था कन्नौज। कन्नौज बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता था। ये देखिए, क्योंकि यहां पर उपजाऊ भी बहुत अच्छी होती थी, जिसके कारण ये सेना रखने में भी सक्षम था। तो इस कन्नौज पर सबका ध्यान था। देखिए, इधर से इसका भी ध्यान था, इधर से इसका भी ध्यान था, और इधर से तो इसका वैवाहिक संबंध ही स्थापित हो गया था। तो इस कन्नौज पर आक्रमण करने के लिए ये चाहता था कि शशांक वाला चाहता था कि हम आधिपत्य कर ले, और ये चाहता था कि हम आधिपत्य कर ले। तो ये दोनों आपस में मिल गए, ये दोनों आपस में मिल करके और इन्होंने दोस्ती कर ली। इसका जो है राजा था शशांक। शशांक के बारे में एक चीज ये है कि ये एकदम मतलब ब्लाइंड सपोर्टर था, शिव भक्त था। ये इन्होंने अपने सिक्के पर शिव और नंदी की आकृतियां भी अंकित करवाई है। और ये इतना कट्टर शिव भक्त था कि इन्हें बौद्ध धर्म से बहुत अधिक नफरत थी, और इन्होंने जो गया में बौद्धि वृक्ष है उसको भी कटवा दिया। जो बौद्ध का जो पद चिन्ह वाला पत्थर था, उस पत्थर को गंगा नदी में फेंकवा दिया। मतलब इतना कट्टरता था इसके अंदर में। तो ये जो है, ये शशांक और देवगुप्त मिलकर के क्या किए, ये कन्नौज पर चढ़ाई कर दिए। कन्नौज पर चढ़ाई करने के बाद कन्नौज का जो राजा था गृहवर्मन, इसकी हत्या इन्होंने कर दी। देवगुप्त ने गृहवर्मन की हत्या कर दी। अब गृहवर्मन की हत्या करके इसको चाहा कि हम इस पर आधिपत्य स्थापित कर लेते हैं। तो उसी बीच में जो है गृहवर्मन की तो हत्या कर दी, लेकिन इसकी जो है पत्नी राजश्री जो थी, जो मखौरी राजकुमारी भी कहलाई, राजश्री जो थी इसकी पत्नी, वो कौन थी, वो आपका प्रभाकर वर्धन की बेटी थी। इधर जो है वो राजवर्धन शासन कर रहा था, राजवर्धन राजा था। राजवर्धन जो है लगभग 605 ईस्वी के ईस्वी में यहाँ पर शासन कर रहा था। उसी एक साल के दरमियान क्या हुआ, राजवर्धन को जैसे ही पता चला कि मेरी बहन के पति को, यानी मेरे बहनोई का हत्या हो गया है और बहन वहां अकेली है, तो फिर ये यहाँ से जो है इस पर आया, थानेश्वर से आया कन्नौज के पास में, कन्नौज के पास में। और ये क्या किया था, देवगुप्त जो है वो इसकी हत्या कर दिया गृहवर्मन को, और राजश्री को लेकर के मालवा आ गया। तो ये इधर से चलना शुरू किया राजवर्धन, और राजवर्धन ने देवगुप्त की हत्या कर दी। राजवर्धन कर दिया देवगुप्त की हत्या। अब देवगुप्त की हत्या करके और अपने बहन को जो है मतलब देवगुप्त की हत्या कर दिया, और बहन को सोचा कि अपने ही पास रखते हैं। इसी बीच जो इसका ये दोस्त था शशांक, शशांक ने क्या किया कि राजवर्धन को अपने दरबार में बुलाया, अपने दरबार में बुला करके और धोखा से जो है वो राजवर्धन की हत्या कर दिया। अब देखिए कि देवगुप्त का हत्या हो गया है, इधर राजवर्धन का हत्या हो गया है, तो यहां भी कोई राजा नहीं, और इधर कन्नौज में जो है वो गृहवर्मन का हत्या हो गया, यहां भी कोई राजा नहीं, इधर मालवा में भी कोई राजा नहीं। एक राजा बच गया था शशांक, और इस परिवार में जो है एक राजश्री बच गई थी जो भटक रही थी, और दूसरा बच गया था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन का जन्म जो है 590 ईस्वी में हुआ था, और वो 606 ईस्वी की बात है जब वो मात्र 16 वर्ष का लड़का था। अब उसके सर पर 3 समस्या हो गया। ये समस्या हो गया भाई कि अपने राज्य की रक्षा भी करना है, अपने बहन को वापस भी लाना है, और मेरे भाई राजवर्धन का जो हत्या ये किया है शशांक ने, इससे भी बदला लेना है। ये तीनों चीजें जो है इसके दिमाग में चल रहा था। इन्होंने अपनी सेना लेकर, विशाल सेना लेकर जो है वह इस पर आक्रमण कर दिया। किस पर, ये गौरवंश के शशांक पर। अब इस पर जब विशाल सेना लेकर इस पर आक्रमण किया, यहाँ का भी सेना इसका साथ हो गया, तो ये जो है शशांक यहाँ से भाग गया। अब शशांक चाहे भाग गया, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि मर गया, या कुछ इतिहासकार कहते हैं कि 5-6 साल के बाद जो है वो स्वाभाविक मौत मर गया, कुछ कहते हैं कि उसको मार दिया गया। खैर उस पर हमको नहीं जाना है, जो विवादित विषय है उस पर नहीं जाना है, केवल ऑब्जेक्टिव चीज पर फोकस करनी है, कहानी की तरह याद रखना है। अब ये जो है शशांक ये भाग गया। अब देखिए हर्षवर्धन यहां पर था। अब हर्षवर्धन जो है यहां पर जब कन्नौज में कोई नहीं था, तो फिर यहां पर भी इसका आधिपत्य हो गया। इसका देवगुप्त का हत्या भी हो गया, तो यहां भी आधिपत्य हो गया, और इसको जो भगा दिया तो इस पर भी मतलब कि इस पर भी इसका आधिपत्य होगा। लेकिन इसको भगाने में जो है ये कामरूप के जो राजा थे भास्कर वर्मन, इन्होंने कहा कि मैं आपके साथ दोस्ती करूंगा, और इसको पराजित करने में मैं आपका साथ दूंगा। तो इससे भी इसका मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हो गया। तो हर्षवर्धन का समझिए अप्रत्यक्ष रूप से ये सारे भाग पर, ये जितने भी भाग हैं उन सारे,
ये जितने भी भाग है यहां से देख लीजिए, यहां से इन सारे भाग पर जो है वो हर्षवर्धन का राज्य स्थापित हो गया। तो हम लोगों ने देखा था कि एक जो है मौर्य काल में संपूर्ण भारत का एकीकरण हुआ, उससे थोड़ा सा ही कम गुप्त काल में संपूर्ण भारत का एकीकरण हुआ, और उससे थोड़ा सा कम हर्षवर्धन के काल में जो है वो एकीकृत हो गया। ये सारे भाग पर जो है वो हर्षवर्धन का आधिपत्य स्थापित हो गया। अब हर्षवर्धन का आधिपत्य स्थापित हो गया है, जैसे ही आप आगे बढ़िएगा कि भाई हम यहां तक स्थापित कर लिए, तो अब इसका मन बढ़ते चला गया कि हम दक्षिण में भी जो है, हर्षवर्धन का मन बढ़ते चला गया कि हम दक्षिण में भी अपना आधिपत्य स्थापित करें। तो उन्होंने यहां से दक्षिण की ओर जो है वो चढ़ाई किया। लेकिन ये जो नर्मदा नदी है, इस नर्मदा नदी के इधर जो है ये चालुक्य बादामी शासन कर रहे थे। चालुक्य बादामी या बातापी बोला जाता है, जो भी बोलिए, यहां पर इसका शासन कर रहे थे। इसका भी एक राजा था पुलकेशिन द्वितीय, इसका राजा था पुलकेशिन द्वितीय, जो बहुत ही शक्तिशाली और ताकतवर था। इन्होंने यहां पर क्या किया, तो इसको हरा दिया। किसको हरा दिया? हर्षवर्धन को हरा दिया। अब ये हर्षवर्धन को हरा दिया, हर्षवर्धन वापस यहां से ऊपर चले आए। उसके बाद फिर दक्षिण में जो है कभी आक्रमण करने की नहीं सोचे। हर्षवर्धन के बाद जो पुत्र हुआ वो सब उतना मजबूत नहीं हुआ, और उसके बाद उस सब की मृत्यु हो गई, जिसके बाद की वर्धन वर्ष लगभग खत्म हो गया। तो ये हमने ऊपर के भाग को देखा। अब आइए नीचे वाले भाग में क्या चल रहा था, जैसे दूसरा हमारा पार्ट है संगम काल। तो नीचे जो है उस समय से, जब मैंने बताया था आपको मौर्य वंश में ही कि मौर्य वंश जो है 3 भाग में विभाजित हो गया था, एक उत्तर भारत, एक पश्चिमोत्तर भारत, और एक ये दक्षिण का भारत। तो उत्तर भारत देख लिया, पश्चिमोत्तर भारत हम लोगों ने देख लिया। दक्षिण भारत में क्या स्थिति थी? तो दक्षिण भारत में संगम काल चल रहा था। संगम का अर्थ होता है बैठक। बैठक मतलब ये हो गया था कि उस समय में जो है दक्षिण भारत में 3 राज्य थे। एक यहां पर था चेर, एक राज्य था यहां पर चेर, दूसरा यहां पर था चोल, और तीसरा यहां पर था पांडे। ये 3 जो है मुख्य राज थे दक्षिण भारत में उस समय के। तो चेर की राजधानी थी बंजी, जिसको बोला जाता है चोल की राजधानी थी कावेरीपट्टनम, और पांडे की राजधानी थी मदुरई। अब इसमें यह हुआ कि इस तीनों राज्यों में से मिला करके इसके जो भी कवि थे, साहित्यकार थे, इन लोगों को मिला करके पांडे राजा के संरक्षण में गोष्ठी का आयोजन किया जाता था, जिसमें विभिन्न राज्य कवि और उस राजा सबके बारे में लिखा करते थे। उसी गोष्ठी को, उसी बैठक को जो है वह संगम काल का नाम दिया गया। ये सालों साल तक चलते रहता था। बहुत सी चीज़ों की जानकारी हमें उसी ग्रंथ से जो लिखी गई थी, वो लिखी किस भाषा में गई थी? तो वो तमिल भाषा में लिखी गई थी, उसके बारे में जानकारी मिलती है। तो जैसे हमने देखा था कि बौद्ध संगति हुई थी, जैन संगति हुई थी, उसी तरह से संगम काल में भी 3 बार ये जो है वो संगम का 3 जगह उसका संगति हुआ था। मेन रूप से पहला जो है वो हुआ था आपको मदुरई में है। तो मदुरई कहां था? मदुरई जो है ये आपका पांडे वंश की राजधानी थी मदुरई। यहां पर मैंने कहा कि सारे संगम काल जो भी हुए थे उसके संरक्षण करता कौन थे? तो पांडे वंश वाले थे। तो पांडे के संरक्षण में जो है ये होता था, और ये हुआ था मदुरई में हुआ था। दूसरा कहां हुआ था? दूसरा हो गया था आपको कपाटपुरम में। दूसरा हुआ था कपाटपुरम, वो भी मदुरई के आसपास में ही है, दूसरे राज्य में नहीं, सिर्फ पांडे राज्य में ही हुआ था, कपाटपुरम में। और तीसरा फिर जो है वो मदुरई में ही हुआ। अब ये तीनों संगति तो हो गई। तीनों संगति में पहला मदुरई में जो हुआ था उसके बारे में कोई लिखित प्रमाण नहीं है। दूसरी जो संगम हुई थी उसके बारे में जो है वो कपाटपुरम में हुई थी। उसमें एक ग्रंथ है तोल्कापियम, जिसमें व्याकरण के बारे में बताया गया था। और तीसरी बौद्ध संगति में तोल्कापियम के साहित्य के बारे में जो है ये बताया गया था। और ये जो तीनों राजा थे, तीनों राजा जो थे, तीनों राज्य जो था, एक चेर हो गया, एक चोल हो गया, एक पांडे हो गया। इसमें चेर का जो है वो राज्य का, सभी राज्य का अपना अपना एक सिंबल था। तो चेर का हो गया धनुष, चोल का हो गया आपको बाघ, और पांडे का हो गया आपका मछली। ये तीनों का जो है, इस सबको अपने अपने ट्रिक बना करके याद रख सकते हैं कि जैसे देखिए ये धनुष की तरफ बना हुआ है, इधर से तीर चलाया, बाघ को मारा, और इधर जो दक्षिण भारत में ये तो मछली का जो है, स्वाभाविक बात है कि वहां मछली समुद्र किनारे है, तो समुद्र किनारे तो ये भी था, लेकिन यहाँ पर जो है मछली की अधिकता है। यहाँ पर जंगल था तो बाघ मिल गया, यहाँ पर मछली था तो मछली इसका ये हो गया, और ये धनुष की तरफ बना हुआ है भी।
इस तरह से। तो इसको आप अपने ट्रिक से जहां भी जो आपको सुविधा हो इस चीज को आप खुद डेवलप कीजिए। तो हमने इस चीज को देखा कि ये जो है इस तरह से तीनों का मतलब कि तीनों का वंश स्थापित हुआ था अलग अलग जगहों में। अब आइए इसके बाद ये हम पढ़ रहे हैं उसी समय के शासन के बारे में। मैंने एक कहानी की तरह बताया है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें हैं याद करने वाली जिसको मैंने अभी डिस्कस नहीं किया है। आपके लुसेंट की किताब में उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी मैंने एक कहानी की तरह आपके दिमाग में एक खांचा खींचा, क्योंकि होता क्या है कि मतलब दक्षिण भारत का इतिहास या ये सब पढ़ने में दिमाग हौच पौच हो जाता है, इसलिए मैंने इस चीज को कोरिलेट करके बताया है। अब मैं बाद के दक्षिण भारत को जो है एक स्पेशल क्लास में बताऊंगा और फिर उसके ऑब्जेक्टिव को बताऊंगा। इसके बाद आइए लुसेंट पर हम लोग डिस्कस करते हैं। आइए अब हम लोग संगम युग को पढ़ते हैं। ऐतिहासिक युग के प्रारंभ में दक्षिण भारत का क्रमबद्ध इतिहास हमें जिस साहित्य से ज्ञात होता है उसे संगम साहित्य कहते हैं। ठीक है, संगम शब्द का अर्थ होता है परिषद या गोष्ठी। इसमें तमिल कवि एवं विद्वान एकत्र होते थे। प्रत्येक कवि अथवा लेखक अपनी रचनाओं को संगम के समक्ष प्रस्तुत करता था तथा इसकी स्वीकृति प्राप्त हो जाने के बाद ही किसी भी रचना का प्रकाशन संभव था। कवियों और विद्वानों की परिषद के लिए संगम नाम का प्रयोग सर्वप्रथम 7वीं सदी के प्रारंभ में शैव संत नयनार यानी कि तिरुनाबुक रसु अंपायर ने किया था। परंपरा के अनुसार अति प्राचीन समय में पांडे राजाओं के संरक्षण में कुल 3 संगम आयोजित किए गए थे। मैंने बताया था जैसे बौद्ध संगति हुई थी उसी तरह से संगम भी हुआ था। 3 संगम हुए थे। इसमें संकलित साहित्य को संगम साहित्य की संज्ञा दी जाती है। उपलब्ध संगम साहित्य का विभाजन 3 भागों में किया जाता है। ये हो गया पात्तु इथु तोके तथा पादिनेन कीलक्कु। तिरुवल्लुर कृत कुराल तमिल साहित्य का एक आधारभूत ग्रंथ बताया जाता है। इसके प्राचीन त्रिवर्ग आचार शास्त्र, राजनीति, आर्थिक जीवन एवं प्रणय से संबंधित है। उसके बाद ये देखिए जो इम्पोर्टेंट है इसका चीज़ कि संगम में जो है 3 संगम हुए थे। पहला संगम जो है, हर संगम का हमको याद रखना है कि उसका स्थान कहाँ हुआ था वो, और उसके अध्यक्ष कौन थे और उसका संकलित महत्वपूर्ण बात क्या है। तो प्रथम संगम जो है वह मदुरई माने समुद्र में विलीन वो स्थान है, वो हो गया है मदुरई हो गया। उसके अध्यक्ष थे अगस्त्य और संकलित महत्वपूर्ण ग्रंथ हो गया अट्टिकियम, परिपदाल, मधुनारय, मुकुंदगुरु और कालारी अविरय। इनमें से भी कोई भी इनमें से उपलब्ध नहीं है, क्योंकि मैंने उसमें इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि उसमें से कोई उपलब्ध नहीं है। दूसरा संगम हो गया कपाटपुरम में और इसके अध्यक्ष थे अगस्त्य, और ये है तोल्कापियम यानी तमिल व्याकरण जो है इससे संकलित इसमें की गई थी। और तीसरा संगम जो है वह हुआ था मदुरई में, ये भी, और इसके अध्यक्ष थे नकीरर, और ये जो है इसमें नेथुनतकय, कुरुंथकय, नत्रिदई, और ये सब चीज़ उतना याद करने का चीज़ नहीं है। मेन चीज़ आपका ये याद रखिए कि इंग्लोकृत साहित्य परिषदम एक उत्कृष्ट रचना है जो तमिल जनता में राष्ट्रीय काव्य के रूप में मानी जाती है। इसमें कावेरी पट्टनम के कोवलम की पत्नी कनागी और नर्तकी माधवी की प्रेम कहानी है। ठीक है, ये दक्षिण भारत के इतिहास को हम लोग एक कहानी की तरह जो है दिमाग में बैठाए हुए हैं। मदुरई के बौद्ध धर्मावलंबी व्यापारी शीतलय सत्तनार ने मणि मेकले की रचना की। इसमें राजकुमार उदय कुमार एवं मणि मेकले यानी कि कोवलम एवं नर्तकी माधवी की पुत्री की प्रेम कहानी है। इस ग्रंथ की कहानी दार्शनिक और शास्त्रार्थ संबंधी बातों के लिए बनाई गई है। इसका महत्व मुख्यतः धार्मिक है। नीलकंठ शास्त्री के अनुसार यह बौद्ध लेखक दीननाथ यानी कि 5वीं शताब्दी कीर्ति न्याय प्रवेश पर आधारित है। जीवक चिंतामणि संगम काल के बहुत बाद की रचना है। इसकी रचना का श्रेय जैन भिक्षु तिरुतक
देवर को दिया जाता है। कहा जाता है कि तिरुतक देवर पहले चोल राजकुमार था जो बाद में जैन भिक्षु बन गया। संगम साहित्य में हमें तमिल प्रदेश के 3 राज्यों, जिसके बारे में मैंने बताया, चोल है, चेर है और पांडे है, इसका विवरण मिलता है। उत्तर पूर्व में चोल और दक्षिण पश्चिम में, मैंने आपको नक्शा पर बताया भी था, चोल, दक्षिण पश्चिम में चेर और दक्षिण पूर्व में पांडे राज स्थित था। संगम युगीन राज्यों में सर्वाधिक शक्तिशाली चोलों का साम्राज्य था। हाँ, ये चीज़ मैं बताना भूल गया था। चोल जो है वो उस तीनों में सबसे शक्तिशाली हुआ और उसके पास जो है नौसेना की शक्ति बहुत अधिक थी। यह पेन्नार और दक्षिणी बेलूर नदी के बीच स्थित था। इसका सबसे प्रतापी राजा करिकाल हुआ। ये पूछ सकता है कि करिकाल जो है वो किस वंश से संबंधित है, तो चोल से संबंधित है। करिकाल जो है वो ब्राह्मण मतानुयायी था और इसे ब्राह्मण धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान किया। पुहार पत्तन का निर्माण इसी के समय में हुआ। इसने कावेरी नदी के मुहाने पर बांध बनवाया तथा सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया था। पेरुनानूर पदे में करिकाल के संगीत के सप्त स्वरों का विशेषज्ञ बताया गया है। संगम युग का दूसरा राज्य चेरों था जो आधुनिक केरल के प्रांत में स्थित है। चेर जो है वो आधुनिक केरल के प्रांत में स्थित है। इस राज्य के कुछ प्रमुख राजा हुए उदरीजल, नेंदुर, आदाल, और ये सब प्रमुख नहीं है, उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी जो लाल किया हुआ है उस सबको याद रखना है। सेनगुट्टम ने अधिराज की उपाधि धारण की थी। इसने पत्नी नामक धार्मिक संप्रदाय को समाज में प्रतिष्ठित किया। संगम युग का तीसरा राज्य पांडे का था जो कावेरी के दक्षिण में स्थित था। इसकी राजधानी मदुरई थी, जिसके इसमें संरक्षण में जो है मैंने बताया था कि आपका वो संगम आयोजित किए जाते थे। पांडे राजाओं में नेटजेलिन सबसे शक्तिशाली था। संगम युग के मंत्रियों में अमाई चान और अमाई चार कहा जाता था उसके मंत्रियों को। संगम राजधानी एक राज्यसभा होती थी जिसे नालवे कहा जाता था। यह राजा के साथ साथ न्याय का कार्य करता था। राजा देश का प्रधान न्यायाधीश और सभी प्रकार के मामलों की सुनवाई का अंतिम अदालत होता था। राजा के न्यायालय को मरणम कहा जाता था। चोरी तथा व्यभिचार के अपराध के लिए मृत्युदंड दिया जाता था। झूठी गवाही देने पर जीव काट ली जाती थी। भूमि नगद और अनाज दोनों के रूप में अदा किया जाता था। संभवतः यह उपज का 6ठा भाग होता था भूमि कर, किंतु कभी कभी इसे बढ़ाया जाता था। व्यापारियों से सीमा शुल्क एवं चुंगी वसूल की जाती थी। सेना चतुरांगिनी होती थी जिसमें अश्व, गज, रथ तथा पैदल सिपाही सम्मिलित थे। नागड़ा और शंख बजाकर जो है सैनिकों को बुलाया जाता था। युद्ध भूमि में वीरगति पाने वाले सैनिकों के सम्मान में पत्थर की मूर्ति बनाने की प्रथा थी। ये संगम काल के बारे में है, हम लोग पढ़ रहे हैं। राजा अपने आवास की रक्षा के लिए सशस्त्र महिलाओं को तैनात करता था। संगम काल में समय जानने के लिए जल घड़ी का प्रयोग किया जाता था। ये भी याद रखिएगा। देखिए दो इंपॉर्टेंट चीज हो गई। ये सशस्त्र महिलाओं का मतलब आवास की रक्षा में सशस्त्र महिलाओं को तैनात करता था और समय के लिए जल घड़ी का प्रयोग करता था। तमिल प्रदेशों में ब्राह्मणों का उदय सर्वप्रथम संगम काल में हुआ, जो उस समय का सबसे प्रतिष्ठित वर्ग था, जिसकी हत्या सबसे बड़ा अपराध माना जाता था। संगमकालीन ब्राह्मण मांस भक्षण करते थे और सूरा पीते थे। ब्राह्मणों के पश्चात संगम युगीन समाज में बेल्लार वर्ग का स्थान है, जिसका मुख्य पेशा कृषि फर्म था। एक चीज और देख लीजिए, संगमकालीन कुछ अन्य वर्ग था। पुलैयन दस्तकारों का एक वर्ग था जो रस्सी और पशुचर्म की सहायता से चारपाई और चटाई बनाने का कार्य करते थे। दूसरा है एनियर शिकारियों की एक जाति थी और है एक मलवर लूटपाट करने वाली जाति थी। तो एक चीज आप लोग ध्यान रखिए, जो बहुत टफ है उसको सेकेंड राउंड थर्ड राउंड में पढ़िए, जो आपको इजी लगे उसको पहले पढ़िए और कहानी को जो है दिमाग में बैठाए रखिए। संगम साहित्य में दास प्रथा के अस्तित्व का प्रमाण नहीं मिलता है। तोल्कापियम नामक तमिल रचना से ज्ञात होता है कि संगम काल में विवाह को संस्कार के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। इसमें हिंदू धर्मशास्त्रों में वर्णित विवाह के 8 प्रकारों ब्रह्म, दैव, आर्ष, प्रजाप्य, असुर, गंधर्व, राक्षस और पैचास का उल्लेख मिलता है। प्रणय विवाह की मान्यता थी, जिसे पंचतारणी कहा गया है। एक पक्षीय प्रणय को कैंकनय या अनुचित प्रणय को पेरुंदनय कहा गया है।
संगम काल में चावल मुख्य खाद्यान्न था जो दूध में मिलाकर सांभर नामक खाद्यान्न तैयार किया जाता था। अभी भी सांभर जो है आपको दक्षिण भारत में ये सब चीज़ प्रचलित है। नर्तकियों व गायकों के दल घूम घूम कर लोगों का मनोरंजन किया करते थे। संगम साहित्य में इन्हें पानड़ और विडोलियर कहा गया है। तमिल साहित्य में मचिलियर और ओबेयर जैसे कवियत्रियों की चर्चा हुई है, जिससे स्पष्ट है कि इस काल की स्त्रियां सुशिक्षिता होती थी। संगम काल के लोग कौवे को शुभ पक्षी मानते थे जो अतिथियों के आगमन की सूचना देता था। कौवे नाविकों को सही दिशा का बोध भी कराता था। इस कारण सागर के मध्य चलने वाले जहाज़ों के लिए उन्हें ले जाया जाता था। संगम काल में समाधियों के स्थान पर पत्थर गाड़ने की प्रथा थी। इन्हें वीरगल और वीरप्रस्तर कहा जाता था। इसकी पूजा भी होती थी। प्रायः युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों के सम्मान में खड़े किए जाते थे। संगम काल में सैनिकों को वेल्लार और उसके प्रमुख को वेलिजर कहा जाता था। संगम साहित्य से पता चलता है कि समाज के निम्न वर्ग की महिलाएं ही मुख्यतः खेती का कार्य करती थी, जिसे किडेसीवर कहा गया है। संगम काल में चोलों के समृद्ध का मुख्य कारण इसका सुविकसित वस्त्र उद्योग था। पांड्य राज्य में कोकई, सालियूर और चेर राज्य में बंदर प्रमुख बंदरगाह था। कोकई मोती खोजने का प्रमुख पत्तन था। कोरोमंडल समुद्र तट का पदुचेरी से 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित अरिकमेडु चोल वंश का प्रमुख बंदरगाह था। इस बंदरगाह से रोम के साथ व्यापार होता था। 1945 में हुई यहाँ की खुदाई से एक विशाल रोमन बस्ती का पता चलता है। यहाँ मनकों के निर्माण का कारखाना भी था। पेरिपल्स में अरिकमेडु को पैडोक कहा गया है। संगम काल में ही मिस्र की एक नाविक हिप्पोलोस ने मानसूनी हवाओं के सहारे बड़े जहाज से सीधे समुद्र पार कर सकने की विधि खोजी थी। तमिल देश का प्राचीन देवता मुरुगन था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसमें तो शब्द तो बहुत सारे हैं और चूंकि ये तमिल साहित्य से संबंधित शब्द हैं इसलिए हम लोग को पढ़ने में थोड़ा अटपटा लगता है, लेकिन इसमें जो मेन है, जो मुख्य है, जो बराबर परीक्षा में पूछे जाते हैं उनको आप कम से कम जरूर याद रखिए। कालांतर में उसका नाम सुब्रमण्यम हो गया। अभी भी हम लोग देखते हैं कि दक्षिण भारत में बहुत लोग सुब्रमण्यम स्वामी इस तरह का टाइटल लगाते हैं। और स्कंद कार्तिकेय के साथ उसका तादात्म्य स्थापित कर दिया गया था। हिंदू धर्म में स्कंद कार्तिकेय को शिव पार्वती का पुत्र माना गया है। स्कंद का नाम कुमार भी है और तमिल भाषा में मुरुगन शब्द का सही अर्थ होता है। मुरुगन का प्रतीक मुर्गा माना जाता था तथा उसके विषय में यह मान्यता थी कि उसे पर्वत पर कीड़ा करना अत्यधिक प्रिय है। उसका अस्त्र वर्छा था। ठीक है। अच्छा, कुर्वश नामक एक पर्वतीय जनजाति स्त्री को मुरुगन की पत्नियों में माना गया है। तो ये हो गया आपका संगम काल का इतिहास, जो कि उस समय दक्षिण भारत में चल रहा था। और उत्तर भारत में जो है हमने आपको जो इंट्रोडक्शन में बताया कि इधर चल रहा था आपका पुष्यभूति वंश, जो कि इधर ये पुष्यभूति वंश, इसके बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ लें। पुष्यभूति वंश, उससे पहले एक ये वाकटक राजवंश है। वाकटक राजवंश को भी पढ़ लेते हैं। वाकटक राजवंश की स्थापना 255 ईस्वी के लगभग विंध्य शक्ति नामक व्यक्ति ने की थी। इसके पूर्वज सातवाहनों के अधीन विदर्भ के स्थानीय शासक थे। विंध्य शक्ति के पश्चात उसका पुत्र प्रवरसेन प्रथम शासक हुआ। वाकटक वंश का वह अकेला ऐसा शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। पुराणों से पता चलता है कि इसने 4 अश्वमेध यज्ञ किया था। प्रवरसेन के पश्चात वाकटक साम्राज्य 2 शाखाओं में विभाजित हो गया। प्रधान शाखा और वाशीय शाखा, दोनों शाखाएं समानांतर रूप से शासन किया। प्रधान शाखा के प्रमुख राजा रुद्रसेन प्रथम, प्रभावती गुप्ता का संरक्षण काल। अब आइए हम लोग चलते हैं पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश पर। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि गुप्त वंश के पतन के बाद जिन नए राजवंशों का उदय हुआ उसमें मैत्रक, मौखरी, पुष्यभूति, परवर्ती गुप्त और गौड़ प्रमुख है। इन राजवंशों में पुष्यभूति वंश के शासकों ने सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित किया। पुष्यभूति वंश के संस्थापक पुष्यभूति था। इसकी राजधानी थानेश्वर हरियाणा प्रांत के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित वर्तमान नगर थानेश्वर स्थान थी।
प्रभाकर वर्धन इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता था तथा प्रथम प्रभावशाली शासक था जिसने परम भट्टारक या महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। ये भी याद रखिएगा, परम भट्टारक की उपाधि किसने धारण की थी? प्रभाकर वर्धन ने, या महाराजाधिराज की सम्मानजनक उपाधि धारण की थी। प्रभाकर वर्धन की पत्नी थी यशोमती। यशोमती से 2 पुत्र हुआ था, राजवर्धन और हर्षवर्धन मैंने बताया, और एक पुत्री हुई थी राजश्री। राजश्री का विवाह कन्नौज के मौखरी राजा ग्रहवर्मन से हो गया। अब मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रहवर्मन की हत्या कर दी और राजश्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। राजवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला अब उस बहन का बदला लेने के लिए, और देवगुप्त के मित्र गौर शशांक ने धोखा देकर राजवर्धन की हत्या कर दी। शशांक शैव धर्म का अनुयायी था जिसने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। ये सब ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछता है। बोधि वृक्ष को किसने कटवाया था? शशांक ने, वो शैव धर्म का अनुयायी था। राजवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। देखिए ये इसको शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। इसने परम भट्टारक नरेश की उपाधि इसने भी धारण की थी। और हर्ष ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया तथा उसे अपना राजधानी बनाया। ये कन्नौज को जो है वो दूसरी राजधानी, पहली राजधानी तो थानेश्वर थी और ये कन्नौज में दूसरी राजधानी स्थापित किया। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर हुआ युद्ध जिसमें हर्ष की पराजय हो गई थी। ठीक है। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बराबर पूछता है, याद रखिएगा। हर्षवर्धन के शासन, हौ से हर्षवर्धन है, हौ से ह्वेनसांग है। ह्वेनसांग को यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित, वर्तमान शाक्य मुनि कहा था। वह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने और बौद्ध धर्म का संग्रह करने के लिए भारत आया हुआ था। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं कि हर्ष जो है वो आपका 641 ईस्वी में अपने दूत चीन भेजे और 643 से 45 तक चीनी दूत उसके दरबार में आए हुए थे। ठीक है। हर्ष ने कश्मीर के शासक से बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक जो है वह प्राप्त किया था। हर्ष के पूर्वज शिव और सूर्य के अनन्य उपासक थे। हर्ष के पूर्वज प्रारंभ में हर्ष भी अपने कुल देवता शिव का परम भक्त था। चीनी यात्री ह्वेनसांग से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राजश्रय प्रदान किया। उसके बाद जो है ये महायान शाखा और बाद में जो है वह पूर्णतः बौद्ध बन गया था। ठीक है। हर्ष के समय में नालंदा महाविहार महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था। हर्ष के समय में ही प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता था जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। ह्वेनसांग स्वयं 8वें समारोह में सम्मिलित हुआ था। ये सब चीज़ें ह्वेनसांग ने लिखी भी है अपनी पुस्तक में। वानभट्ट जो है वह हर्ष के दरबारी कवि थे। ये भी वो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है बराबर कि वानभट्ट किसके दरबार में था, तो हर्ष के दरबारी कवि थे। उसने हर्षचरित्र और कादम्बरी की रचना की थी। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद नामक 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना हर्ष ने खुद की है। अब वैसे तो नहीं किया होगा, जो भी उसके दरबार में उसी से किया कराया होगा, लेकिन हम लोग को जो ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि हर्ष का 3 ठो रचना कौन सा हो जाएगा, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। कहा जाता है कि धावक नामक कवि से हर्ष से पुरस्कार लेकर उसके नाम में ये तीनों नाटक लिख दिए। ठीक है। जो आगे देखिए, आगे इस क्लियर भी कर दिया है। हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है, लेकिन वह ना तो कट्टर हिंदू था और ना ही सारे देश का ही शासक का था। चूंकि ये इन्होंने हर्ष ने सभी धर्मों को जो है बराबर मान्यता दी थी और उसके पूर्वज भी पहले शैव और शिव के उपासक रहे हुए थे और बाद में इन्होंने हर्ष ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। हर्ष के अधीनस्थ शासक जो है वह महाराज और या महासामंत कहे जाते थे। हर्ष के मंत्री परिषद के मंत्री को सचिव या आमंत्य कहा जाता था। प्रशासन की सुविधा के लिए हर्ष का साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित था। प्रांत को भुक्ति कहा जाता था। प्रत्येक भुक्ति शासक राज स्थानीय, उपरिक और राष्ट्रीय कहलाता था। हर्ष चरित्र में प्रांतिक शासक को लोकपाल शब्द से सूचित किया गया है। भुक्ति का विभाजन जिलों में हुआ था। जिले की संज्ञा थी विषय, जिसका प्रधान विषयपति होता था। विषय के अंतर्गत कई पाठक यानी कि आधुनिक तहसील होते थे। ग्राम शासक की सबसे छोटी इकाई थी और ग्राम शासन का प्रधान ग्रामाक्ष पटलिक कहा जाता था। हर्षचरित्र के अनुसार मंत्री परिषद हो गया, जैसे भंडी प्रधान सचिव, सिंहनाद प्रधान सेनापति, कुंतल अश्वसेना का प्रमुख और स्कंदगुप्त
गज सेना का प्रतिनिधित्व। स्कंदगुप्त वो एक गुप्त शासन में आया था, ये है स्कंदगुप्त, मतलब शब्दावली था, मंत्री परिषद था, जिसका अर्थ होता है ये है कि गज सेना का प्रमुख। पुलिस कर्मियों को चाट या भाट कहा जाता है, ये भी पूछ सकता है, चाट या भाट किसे कहा जाता है? पुलिसकर्मी को। या दंडपश्चित और दंडित पुलिस विभाग के अधिकारी होते थे। अश्वसेना के अधिकारियों को बृहदेश्वर, पैदल सेना के अधिकारियों को बलाधिकृत या महाबलाधिकृत कहा जाता था। हर्ष चरित्र में सिंचाई के साधन के रूप में तुला यंत्र यानी जल पंप का भी उल्लेख, तुला यंत्र जिसको जल पंप का भी उल्लेख मिलता है। हर्ष के समय मथुरा सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। मथुरा जो है वो सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। उसके बाद आ जाता है दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश, जिसको हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ेंगे।